नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और आए दिन हजारों नए केस सामने आते हैं। तो फिर वहीं प्रदेश में एक नया घोटाला भी अब निकलकर सामने आया है, जो कि है रजिस्ट्री घोटाला। जी हां, लॉकडाउन के दौरान नियम कायदे ताक पर रखकर प्रदेश के कई हिस्सों में रजिस्ट्रियां हुई। कई तहसीलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायतें भी मिली। लिहाजा सरकार ने 17 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी। अब सीएम फ्लाइंग एक्शन में आ गया और सीएम फ्लाइंग ने फतेहाबाद तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड को खंगाला। गुरुग्राम में भी 1200 से ज्यादा रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी मिली, जो कि बिना एनओसी के की गई थी। अब दरअसल लॉकडाउन में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर के विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और रजिस्ट्रियों के खेल में कई बड़े नेताओं के शामिल होने के आरोप भी अब लग रहे हैं। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले चूंकि जिक्र रजिस्ट्री घोटाले का हो रहा है, तो आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं दरअसल ये पूरा घोटाला है क्या। रजिस्ट्री पर रोक, रजिस्ट्री और ट्रांसफर डीड पर रोक लगी है। 22 जुलाई से 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है, इसलिए अब रजिस्ट्री पर फिलहाल रोक है। लेकिन यह सब लॉकडाउन के दौरान ज्यादा हुआ है। तो रजिस्ट्री के लिए पारदर्शी नीति बना रहे हैं, यह सरकार की तरफ से दलील दी गई है। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद राजस्व रिकॉर्ड को अब डिजिटल किया जा रहा है, सरकार ये दलील दे रही है। प्रदेश में आप कहीं से भी आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, सरकार की दलील इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये है। विपक्ष की मांग यह है कि रजिस्ट्री घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लॉकडाउन की आड़ में राजस्व को चूना लगाया गया, ये आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। और रजिस्ट्री घोटाले में कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जिससे ये रजिस्ट्री हुई हैं और बिना एनओसी के ये रजिस्ट्री की गई है, वो भी लॉकडाउन के दौरान। इसलिए इस पर जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। फतेहाबाद में अब सीएम फ्लाइंग की तरफ से छापा भी मारा गया, तहसील कार्यालय में जो रिकॉर्ड है उनको खंगाला गया। और इन सब के बीच में अब ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है। सीएम फ्लाइंग ने रजिस्ट्रियों की क्योंकि जांच की है। तो कुल मिलाकर के रजिस्ट्री घोटाले को लेकर के विपक्ष हमलावर है, तो सरकार की इसमें अपनी दलीलें हैं। अब कांग्रेस ने आरोप यह लगाया है कि इस रजिस्ट्री घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। रजिस्ट्री घोटाला है वो रजिस्ट्री घोटाला जिसमें यह कहा गया कि बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व हैं। मतलब कोरोना में जहां पूरा देश कोरोना बचाने में लगा हुआ था, वहां हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले जैसे घोटालों के माध्यम से प्रदेश की भोली वाली जनता को लूटने में लगी हुई थी। तो एक तरफ तो ये सरकार है जिसने हरियाणा का व्यापक नुकसान किया, हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया। आज तो ये मुद्दे लेके हम जाएंगे। पहला मुद्दा है सरकार की विफलता। चलिए, कांग्रेस से क्या आरोप है ये तो आपने सुन लिया, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का यह कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड को दरअसल डिजिटल किया जा रहा है और इसलिए रजिस्ट्रियों पर यह जो रोक है वो लगाई गई। जहां डिजिटलाइजेशन का उपयोग अब रेवेन्यू ऑफिसेज में किया जाएगा, वहीं जो बारी बारी एक फ्लैगिंग की प्रॉब्लम आती थी अर्बन लोकल बॉडीज और कंट्री टाउन प्लानिंग की, उसको भी अगले 10 दिनों के अंदर दुरुस्त कर और इफेक्टिव और फास्ट, और इसके अंदर एक जो बैरियर था कि जहां आपकी रजिस्ट्रेशन है उसी जगह आपको जाना पड़ेगा, उसको छोड़कर अब ये प्रयास हम करेंगे कि प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर से कोई व्यक्ति अगर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त है तो अपनी रजिस्ट्री करवा सकते। गुरुग्राम में बिना एनओसी कुछ रजिस्ट्री हुई 1200, उसकी फिर जांच की जा रही है। उसके ऊपर कमिश्नर गुड़गांव की जिम्मेवारी लगाई है कि जो लैप्सेस चाहे टाउन प्लानिंग के रहे हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के रहे हों या फिर ड्यूज़ के कोई और महकमे के रहे हों, जो प्रॉपर फ्लैग नहीं हो पाए, जिसका एडवांटेज लोगों ने उठाया, उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो विपक्ष के आरोप और सरकार के दलील को आपने सुन लिया है और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि क्या सीएम फ्लाइंग के छापे के बाद
बाद और रजिस्ट्री जो घोटाले हैं वो खुलकर सामने आएंगे, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से ये रजिस्ट्रियां हुई उसको लेकर के भी जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या और घोटाले भी अब सामने आएंगे, रजिस्ट्री घोटाले। लॉकडाउन में रजिस्ट्री घोटाले के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये भी दूसरा और अहम सवाल है, क्योंकि इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। ये दो अहम सवाल, आज इसी सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका। और दीपकमल सारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। दीपकमल सारंग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपकमल जी, आपसे ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कैसे देखा जाए इसको, इस पूरे घोटाले को जिसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग दरअसल डिजिटल करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो रोक है फिलहाल फौरी तौर पर लगाई गई है। आपका पहला कमेंट मैं इसके ऊपर चाहूंगा। बात है पिछले एक सप्ताह से जैसे चर्चा भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा जो विभाग है और पूरा जो रजिस्ट्री करने का काम है वो डिजिटल हो रहा है। उसमें व्यापक स्तर पर सुधार चल रहे हैं। कई अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, जियो टैगिंग के माध्यम से और ई रजिस्ट्री जो एक कंसेप्ट आ रहा है उसके माध्यम से लाई जाएंगी, जिससे आम लोगों को फ़ायदा होगा। अब जब ये पूरा प्रोसेस जब एक ओवरहॉलिंग की स्टेज में है, जिसमें सारी चीज़ें नए तरीके से आइडेंटिफाई हो रही हैं और नए तरीके से डिफाइन किया जाएगा पूरा प्रोसीजर, उसमें कुछ ना कुछ उन चीज़ों को भी दुरुस्त किया जाएगा जो वक्त के साथ खामियां कुछ लोग ढूंढ लेते हैं किसी ना किसी तरीके की शरारत करने के लिए, या फिर कोई भी अपने जो नियमों के से बचने का जो तरीका कोई हो वो भी। तो जब भी कोई इस तरीके का प्रोसेस होता है उसमें ये चीज़ें सुधारी जाती हैं। अगर वक्त के साथ कुछ लोगों ने कोई तरीका बना लिया है तो उसको सुधारा जाएगा और उसका सबसे बड़ा जरिया ये है कि सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा तरीका था जिसकी बार बार शिकायतें आई कि इस तरीके से वहाँ पर कोई करप्शन होती है कुछ जगहों पर, वो ये था कि रजिस्ट्री जो है वो बनकर तैयार है और जो उपभोक्ता है, जो जिसने ज़मीन खरीदी है, उसको देने के बारे में उसको बताया नहीं जाता है कि आपकी रजिस्ट्री तैयार है या किस प्रोसेस पर है, किस स्टेप पर है। अब जो नई तकनीक आ रही है, जो नया प्रोसेस आ रहा है, उसमें जैसे ही एक रजिस्ट्री तैयार हो जाएगी उसको 24 घंटे के अंदर ईमेल के जरिए देना जरूरी हो जाएगा। तो अब कोई उसके अंदर एक लूपहोल नहीं बचेगा कि आप रजिस्ट्री पाने के लिए किसी को कुछ आपको देना पड़े या कोई आपसे कोई डिमांड करे, कोई चीजें उसके अंदर ऐसी घुस पाए। आपको 24 घंटे के अंदर मैंडेटरी है कि ईमेल के जरिए आपको वो रजिस्ट्री उस इंसान के ईमेल पर भेजनी है और उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर आपको जैसे पासपोर्ट हमें मिलता है उस तरीके से आपको बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भेजनी है। इसके अंदर जो दूसरी चीजें हैं, आयुष तो सुधार में आ रही हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेम्पलेट्स है, जैसे मान लीजिए एक तरीके की जमीन की रजिस्ट्री होनी है, उसका एक तय फॉर्म है। जैसे हम मान लीजिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या कॉलेज में दाखिले के लिए या किसी और चीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसका एक फॉर्म होता है पूरा। उसी तरीके का फॉर्म एक जो है, एक टेम्पलेट जिसको कहेंगे, वो हर तरीके की डीड के लिए या रजिस्ट्री के लिए वो अब आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब आप उसको डाउनलोड करना है और उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, अपना पता, अपने दस्तावेज, जमीन की डिटेल्स और बाकी जो भी चीजें उसके अंदर जरूरी हो वो सब आपको उसके अंदर भरनी है और आप उसको जमा करवा दीजिए। इसके लिए आपको किसी अधिकारी या किसी जो बीच के एजेंट जो बैठे रहते हैं तहसीलों के बाहर, उन पर किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ दस्तावेजों के नाम पर, सिर्फ जो आपकी जो उनको डिटेल्स चाहिए उसके नाम पर किसी तरीके की आपसे डिमांड कर लेते हैं जो एजेंट बीच में होते हैं। अब जब आपको फॉर्मेट मिल गया सामने, उसमें आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स भरनी है और उसको कंप्यूटर पर अपलोड करना है, तो वो एजेंटों का काम, जो थोड़े से पढ़े लिखे भी लोग हैं, उन लोगों के लिए कम से कम वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके के कई सुधार हैं, उसमें ये जरूर ठीक है। लेकिन दीप कमल जी, चलिए ये सुधार तो आप लोग करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सुधार होना चाहिए, डिजिटल आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए, ये और बेहतर है। लेकिन अब अगर लॉकडाउन के दौरान 32 शहरों के अंदर 30,000 से ज्यादा ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो बड़े पैमाने पर गड़बड़ तरीके से हुई हैं, अब लॉकडाउन के दौरान में ये सब कैसे हो गया, इसका सवाल तो विपक्ष आपसे पूछेगा और वो जवाब आपको देना होगा। ये कहेंगे कि हम इसको डिजिटल कर रहे हैं, तो इससे तो मानने वाले नहीं है विपक्ष। इसका जवाब दें दीप कमल जी।
देखिए 30,000 का जो आंकड़ा है वो अखबारों में है। विपक्ष को अगर आप जो भी पक्ष के आपके पास प्रवक्ता हों उनसे पूछ लीजिए कौन से जिले में कितनी है और कैसी हैं। 30,000 रजिस्ट्री तो पिछले 2-3 महीने में कुल मिलाकर भी नहीं हुई होंगी। इतनी संख्या में इतनी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रियां ऐसे नहीं होती हैं। और क्या जितनी होगी आप सभी को गड़बड़ मानेंगे? अगर कहीं पर गड़बड़ी, इसमें देखिए जो जिस बात की प्रमुख रूप से चर्चा है वो 7A जो एरिया आता है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज का और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जिसको देखता है उसके जरिए उसके जो जमीन है वहां पर जमीन की कोई एक टाइप के बारे में रजिस्ट्रियों को लेकर रेड फ्लैगिंग होती है। उसके ऊपर एक रेड फ्लैग इशू किया जाता है कि हाँ ये रजिस्ट्री जो है इस पर दोबारा से वेरीफाई किया जाए, इस पर प्रॉपरली चीजें नहीं है। वो एक पहलू है सिर्फ। उसमें अगर कहीं पर किसी ने कोई क्योंकि ये पुरानी प्रक्रिया है, ये कोई 2 महीने या 2 साल पहले की नहीं है, ये सालों से चलती आ रही प्रक्रिया है। उसमें अगर कोई एक लूप होल है एक प्रकार की जमीन के बारे में उसको दुरुस्त किया जाएगा। बस यही है कि एक विशेष टाइप की जमीन के मामले में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है वहां से एनओसी कुछ जगहों पर नहीं ली गई। तो ये अगर एक प्रैक्टिस पिछले कई सालों से चल रही है। ठीक है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष की तरफ से बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे ही मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बजरंग दास गर्ग, देखिए दीप कमल जी तो बता रहे हैं कि ये जो गड़बड़ियां जो फिलहाल आई भी हैं कुछ हैं उनकी तो जांच हो रही है और बाकी जो रोक लगी है दरअसल वो तो डिजिटल करने की कोशिश है। आपको क्यों लग रहा घोटाला हो गया और ये आंकड़े कहां से आ गए आप लोग के पास? आयुष जी एक बात स्पष्ट है, जब कमल भाई खुद मान रहा है तो सिल्लों के बाहर दलाल बैठते हैं। नई जो प्रक्रिया शुरू करेंगे उसमें दलाल की भूमिका नहीं होगी। आप ये खुद मान रहे, इससे पहले गड़बड़ी हुई। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं एक सामाजिक तौर पे कहना चाहता हूँ, आज पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला का खेल जारी था। रजिस्ट्री बंद होने से पहले करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। और आप किस हरियाणा में किसी से पूछ लेना, बिना सेवा शुल्क, बिना पैसे, बिना रिश्वत लिए एक भी रजिस्ट्री तहसील में नहीं हुई। और तहसीलदार जो है, जो उनके क्लर्क थे, खुले तौर पे कहते हैं भी हमें ऊपर पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। यहां तक कि भाजपा नेता सोनीपत के अंदर इनका खुद का साहिल ग्रोवर एक महिला की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में गया। क्लर्क ने कहा भी पैसे लगेंगे। उसने तहसीलदार से बात की, जनाब पैसे मांग रहे हैं। बोला भाई हमें ऊपर भी पहुंचाने पड़ते हैं, पैसे दे करवा ले रजिस्ट्री। जब उसने ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को, डीसी को, उसके बाद उसके ऊपर उसकी जांच शुरू हुई। जब भाजपा नेता खुद बयानबाजी, सब अखबारों में हेडलाइन है, मैं आपको दिखा सकता हूं, अखबारों में हेडलाइन है कि कैसे अखबार, ये आपके सामने, ये सोनीपत का अखबार है, ये पूरा अवैध कॉलोनी का आपके सामने देख लीजिए। उसके अंदर इस बंदे का बयान पढ़ लीजिए। ये बयान रहा उसका, जो ग्रोवर साहब का जो बयान रहा, मेरा बयान नहीं है, ये भाजपा नेता का बयान है। और मैं खुले तौर पे कहता हूं, ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल, इसका एक सिस्टम है खेल खेलने का। ये खेती की जो जमीनें होती है, खेती की जमीन को ये क्या करते हैं, टुकड़े के अंदर रजिस्ट्री कर देते हैं। एक मान लो 1 किले में 4840 गज जगह है। एक कॉलोनाइजर क्या करता है, उस खेती की जमीन के ऊपर सड़कें बनाकर अवैध सीवरेज लाइन डाल देता है और छोटे छोटे 100 150 गज के 200 गज के प्लाट गरीब व्यक्ति को चेप देता है, बेच देता है और तहसील में उसकी रजिस्ट्रियां होती है। देखो आप कितना बड़ा खेल है। जब रजिस्ट्रियां होती है, रजिस्ट्री पहले कहाँ जाते हैं, सरकार के खजाने में। उसकी ऑडिट होती है, ऑडिट के अंदर भी नहीं पकड़ा गया। सरकार ने जब रजिस्ट्रियां हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, बैन नहीं किया, इतना बड़ा घोटाला कर दिया। आज ये देखो लाखों लोग अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेकर, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, कि 20 लाख रुपए लेकर मकान बना लिया। आज टाउन प्लानर क्या कहता है, वहां जेबीसी लेके खड़ा है। आप जगह ना हरियाणा के अंदर, सोनीपत के अंदर, हिसार के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर जेबीसी लगाकर उन्होंने अवैध कॉलोनी के नाम पर सैकड़ों दुकानें तोड़ दी, सैकड़ों मकान तोड़ दिए, अरबों रुपया नुकसान जनता कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब जनता ने
प्लाट मोल लेकर रजिस्ट्री करवा कर बना दिया, उसका क्या कसूर था? उस गरीब व्यक्ति को जो रोटी रोटी कमा कर मकान मुश्किल से बनाया, आज वो सड़कों पे बैठे हैं, अब धरनों पे बैठे हैं। आज सोनीपत के अंदर कितने दिन से धरना चल रहा है, वही सुना ही नहीं है। क्यों? जो पैसा जो था एक तो रजिस्ट्री के नाम में खजाने में चला गया, दूसरा उससे कई गुना ज्यादा 2 नंबर का पैसा अफसरों के उनके खेतों में चले गया। ये आयुषी एक बहुत बड़ा खेल है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप आज की बात नहीं, ये कोई इसका मामला नहीं है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपके इन तमाम आरोपों का मैं जवाब ले लूंगा, क्योंकि दीपकमल जी कह रहे थे अब ये विपक्षी बताएगा उसको क्यों नजर आ रहा है। मैं उनसे इस बात का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र जादौन जी, देखिए दोनों तरफ से बातें आप सुन रहे हैं, पक्ष की तरफ से जो उनकी दलील है वो अपनी तरफ में, विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से आरोप लगा रहा है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या आपको लग रहा है कि जिस घोटाले की बात हो रही है दरअसल वो खेल बहुत बड़ा है और अब कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने की या तो कोशिश हो रही है, या फिर जो बात कह रही है सरकार उसमें आपको दम नजर आता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश है, दरअसल हम तो डिजिटल करने के लिए हमने जो रजिस्ट्रियां उस पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। राजेंद्र जादौन जी। नहीं, हाँ जी, ये जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं उससे तो लगता है कि सिस्टम तो ठीक होगा और उसमें ब्यूरोक्रेसी की और सिस्टम की जो मनमानी है और दुरुपयोग है उस पर कहीं ना कहीं चेक बैलेंस होगा, ये तो माना जा सकता है। लेकिन ये लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसमें ब्यूरोक्रेसी बड़ी जो है उसने अवसर के रूप में लिया इसको। उसने देखा कि इस समय जो है नियमों की अवहेलना की जा सकती है, तकनीकी खामियों को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस तरह से उसमें कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना हुई है इस रजिस्ट्री में। अब यह है कि सरकार जांच भी करा रही है, लेकिन विपक्ष जो है अपने तरीके से उस मुद्दे को उठा रहा है। और सवाल यह है कि कभी भी सरकार के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राजनीतिक नेतृत्व और एक होता है ब्यूरोक्रेसी जो स्थायी रूप से काम कर रही है, जिसके पास सारे नियम है और इम्प्लीमेंटेशन जिसके हाथ में है, और पूरा सिस्टम चलाने की जो बागडोर है वो उस ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही है। वो राजनीतिक नेतृत्व तो निर्देशन करना है, मॉनिटरिंग करना है। अब इसमें जो चूक ब्यूरोक्रेसी ने जो गड़बड़ियां कर ली लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सारा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही था और मॉनिटरिंग उस प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही थी। तो अब इसमें यह है कि जांच तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस जांच को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अगर ये न्यायिक तरीके से होती है तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार जांच तो कर रही है, शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले की भी जांच हो रही है, लेकिन इसमें विपक्ष का जोर हमेशा इस बात पर रहा है कि इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत हुकुम सिंह भाटी जी आपका भी। हुकुम सिंह भाटी जी, ये बताइए कि विपक्ष ये कह रहा है कि रजिस्ट्री घोटाला भाई हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई घोटाला हुआ नहीं है, हम लोग तो सिर्फ डिजिटाइजेशन कर रहे हैं इसलिए रोक लगाई गई है। वो आरोप लगा रहे हैं, आप कर रहे हैं हुआ नहीं है। भाई तेरा स्थिति क्या है उसको थोड़ा स्पष्ट करिए हुकुम सिंह भाटी जी। भाई जी देखिए, जो विपक्ष है उसके पास मुद्दे तो है नहीं, उनको तो हर चीज घोटाला नजर आती है। और खास तौर से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो क्योंकि कांग्रेस का पूरा टेन्योर अगर मैं 10 साल की बात करूं और उससे भी पीछे अगर हम जाएंगे तो पूरा की पूरा घोटालों से भरा था, इसलिए कांग्रेस को तो हर चीज में घोटाला नजर आता है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। ये कहीं कोई अनियमितता अगर है तो उसकी जांच हो रही है, अगर कोई अधिकारी इसमें कहीं इन्वॉल्व मिलेगा, कहीं कोई किसी भी तरह की अनियमितता होगी तो वो सामने आएगी। दूसरी बात देखिए, जब हमारे पिछले भारतीय जनता पार्टी का टेन्योर 2014 से शुरू हुआ, तुरंत बाद ही सरकार ने डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया और पूरे के पूरा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो अब पोर्टल पर आने वाला है, लगभग हरियाणा का आने वाला है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रियों का, क्योंकि अब टोकन सिस्टम था और ये बिल्कुल 2014 से शुरू हुआ और रजिस्ट्रियां बाकायदा उसी तरह से होती थी। कोरोना पीरियड में क्योंकि सारा काम बंद हो गया, उसके बाद सरकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये काम शुरू किया। अगर कहीं कोई अनियमितता अगर अब इसमें कहीं नजर आएगी तो सरकार उसकी जांच कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी जो गंभीरता वो क्या होती है कि सरकार के सामने किसी ने भी एक सवाल रखा कि इसमें कहीं कोई अनियमितता है और सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। ये सरकार की गंभीरता को दिखाता है। कांग्रेस में ये नहीं था,
कांग्रेस में खाओ खिलाओ और तुम भी शामिल हो जाओ, ये कांग्रेस ने किया। ठीक है, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी, क्या ये मान लिया जाए कि आपदा को अवसर में बदलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही वो 100% कम से कम हरियाणा के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लागू हो गई? क्योंकि अब लॉकडाउन के समय तो ब्यूरोक्रेट्स ही थे जो कि एक्टिव मोड में तौर पर नजर आ रहे थे। आपदा को अवसर में बदल लिया क्या? राजेंद्र जादौन जी भी यही बात कह रहे हैं, आपदा को अवसर में बदला क्या ब्यूरोक्रेसी ने हरियाणा के अंदर रजिस्ट्री के मामले में? कम से कम देखिए आयुष जी, अगर ऐसे ब्लाइंडली किसी के ऊपर दोषारोपण किया जाए वो ठीक नहीं है। जांच जारी है, इसमें कोई भी अफसर अगर कहीं भी वो गैर कानूनी काम अगर कहीं भी कोई करेगा, उसने किया है तो उसके लिए उसको लाइबल किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। एक भी भारतीय जनता पार्टी की पिछले टेन्योर में भी और अभी भी हमारी सरकार को अब जो है लगभग साल भर होने वाला है, इसमें एक भी कोई जरा उंगली उठाई तो उसकी तुरंत जांच बिठाई और उसकी कार्रवाई की है। ये सरकार की गंभीरता को दिखाता है। कांग्रेस कभी गंभीर थी नहीं, लूटना और लोगों को जो है ठगना धोखा देना, इसलिए कांग्रेस और अपोजिशन को ये सारे। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, अगर कांग्रेस को लेकर के गंभीर होती, अगर जनता गंभीर होती तो आप यहाँ सत्ता में नहीं होते, कांग्रेस बैठी होती। सवाल इसलिए आप लोगों से होंगे हमेशा क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप पार्टी विद डिफरेंस हैं। दीप कमल सारंग जी, मैं चाहूंगा जवाब दें क्योंकि चर्चा की शुरुआत मैंने आपसे की थी। बजरंग दास गर्ग जी ने जो आरोप लगाए, मैं चाहूंगा उसका जवाब दें। हुकुम जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। दीप कमल जी, देखिए बजरंग दास गर्ग जी ने कौन सा आरोप स्पष्ट रूप से लगाया वो मुझे कोई इस तरीके से इसके अंदर नजर नहीं आया। उन्होंने एक बात जरूर कही जो मैं उन्हीं से उसका जवाब भी चाहूँगा कि मैंने ये कहा कि रजिस्ट्री जो ऑफिस होते हैं, तहसील होती है जो, उसके बाहर एजेंट बैठे होते हैं और वो जो है लोगों के काम करवा कर देते हैं, उसके बदले उनसे पैसे ले लेते हैं। बजरंग जी इतने सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, क्या ये जो एजेंट है ये 2 महीने में, 6 महीने में या साल 2 साल में वहां बैठने लगे हैं? मेरी उम्र जितनी हो गई, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं। बजरंग दास गर्ग जी की जितनी उम्र है उन्होंने भी बचपन से अपने जीवन में देखे होंगे कि एजेंट हर तहसील, जिला उपायुक्त का जो कार्यालय है उसके बाहर बैठे होते हैं, कोर्टों के बाहर बैठे होते हैं। ये हमेशा से ही ये रही है और ये सरकार पहली सरकार है जिसने ये आइडेंटिफाई किया है कि इनका रोल, इनका काम जो है वो जायज नहीं है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अगर किसी शख्स को अपना आवेदन करने के लिए और अपनी रजिस्ट्री पाने के लिए किसी बाहर के व्यक्ति को या किसी अधिकारी को कोई पैसे देने पड़ते हैं तो ये गलत है। पहली बार ये आइडेंटिफाई हो रहा है और ये एक सक्रिय मंत्री, सक्रिय उप मुख्यमंत्री और ईमानदार मुख्यमंत्री होने का परिणाम है कि ऐसी व्यवस्था को जो कि सालों से और दशकों से बन गई है उसको तोड़ा जा रहा है। इस तरीके से डिजिटलाइज किया जा रहा है कि कोई उसके अंदर एजेंट का रोल नहीं रहेगा। कोई अगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोई और रजिस्ट्रार किसी तरीके से करप्शन करने की कोशिश करेगा, सोचेगा भी, उसके पास गुंजाइश ही नहीं होगी। तो ये साफ तौर पर दिखाता है। और जिसने किसी बीच में एक बार बार ये बात आ रही है कि लॉकडाउन का कोई इसके अंदर चीज है, लॉकडाउन से संबंधित कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें, सारी चीजें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के लिए जब हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, देखिए अगर हमें कोई भी काम का कंप्यूटराइजेशन करना है तो हमें पहले उसके प्रोसेस को, उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है वो सारा स्टडी करना पड़ता है। और जब हम स्टडी करते हैं तब कुछ चीजें सामने आती है कि यहाँ पर इसमें लूप होल है, यहाँ पर कमी है, इस तरीके का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर बात वेरिफिकेशन से बच रही है, कोई रास्ता निकल रहा है। वो चीजें आइडेंटिफाई हुई है और उनको आइडेंटिफाई करके अब उनको दुरुस्त करने के लिए सब चीजों को रोका गया है। अगर कोई लीवापोती करनी होती, जैसे बजरंग दास जी की भाषा है, कह देते हैं, अगर करनी होती तो ये 15 दिन के लिए बंद करने की जरूरत क्या थी? 15 अगस्त तक जरूरत क्या थी बंद करने की? अगर लिपापोती करनी हो किसी को, किसी सरकार को, तो उसको बंद क्यों करेंगे? चल रहे हैं, अधिकारियों को आगाह कर देंगे कि ठीक कीजिए, ये कीजिए, बंद क्यों करेंगे? बंद इसलिए किया है क्योंकि सारा प्रोसेस पहले मैनुअल था, उसको नए तरीके से जब शुरू करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा, डिजिटलाइज होगा, तब उनको उसकी 2 दिन 4 दिन की हो सकता है ट्रेनिंग भी देनी पड़े। सारी चीजों को नए तरीके से स्वतंत्रता दिवस के दिन, उसके बाद सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी और जो पूरे व्यवस्था में कहीं से किसी ने कोई रास्ता अगर बना रखा है, और ये सारी चीजें देन कांग्रेसियों की होती हैं, इसकी जड़ें भी आप देखना कांग्रेस में कहीं जाकर निकलेगी, क्योंकि वहां पर तो कहते थे कि मुख्यमंत्री ही प्रॉपर्टी डीलर है। जब मुख्यमंत्री के ऊपर ही लेबलिंग, ब्रांडिंग प्रॉपर्टी डीलर की हो गई थी, तो फिर प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों के ऐसे तो वारे न्यारे होते होंगे। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी से इसका जवाब लेता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, एक बात और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ बड़े नाम हैं। अगर आपके पास जानकारी तो जरा उन बड़े नामों का भी जिक्र कर दीजिएगा ताकि थोड़ा आसानी रहे जवाब लेने में भी।
बजरंग दास गर्ग जी। आयुष जी, ये हम नहीं कह रहे, या कोई कांग्रेस पार्टी या विपक्ष नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तहसीलदार बोल रहा है कि ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, अभी पैसे दे रहे, गलत पैसे मांग रहा है। अब रजिस्ट्रियां हो रही, 7 तो आज का है, आपके सामने है। ये देखिए ये बिल्डिंग कैसे तोड़ी गई है, एक सी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई, पहले तो ये लोग जमीनों का अवैध तोड़नी कटवाते हैं, उसको ऊपर फिर उनको निर्माण करने की आस मूंद लेते हैं, एकदम से कोई मकान नहीं बन जाता। उसके लिए खेती जमीन जो होती है उसको प्लेन करनी पड़ती है, मट्टी भरनी पड़ती है, शिविर डालने पड़ते हैं, सड़कें बनती है, जब जाके वो प्लाट बिकते हैं। गरीब आदमी से प्लाट लेता है और तहसीलदार उसकी कराता है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, जगह जगह इनके नेता बैठे हैं, वर्कर बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, दुनिया भर की अवैध कॉलोनियां कसकर गरीब आदमियों को प्लाट बेच दिए जाते हैं। तहसील में रजिस्ट्रियां हो रही है, उसकी ऑडिट हो रही है, सरकार के पास नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए इस चर्चा में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठी। एक तो ये कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो उस आरोप का जो काउंटर है वो तो यही है, वो तो बार बार कह रहे हैं, दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर इसके अंदर कोई घोटाला या कोई अगर गड़बड़ी होती भी तो फिर उनको रोकने की क्या जरूरत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इसको प्रोवोक करते हैं या इनको बढ़ाते हैं, भाई जैसा चल रहा था ये वैसा ही चलने देते। अगर इन्होंने रोका है सिस्टम को सही करने के लिए तो फिर इसका क्या जवाब आपके पास है। दूसरा ये कि ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्री को लेकर के ये जो प्रकरण है वो अब खुल करके सामने आया, तहसीलों के अंदर क्या होता है ये तो सबको पता है और आप लोगों के समय में भी होता था। ऐसा थोड़ी ना है कि आज से शुरू हो गया या पिछले 1-1.5 साल से या पिछले 5 साल से शुरू हुआ है। इसका कोई जवाब बजरंग दास गर्ग जी आपके पास नहीं है। जवाब देता हूँ आयुष जी, दो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जनता पार्टी के भी। असली खेल दूसरा है। लॉकडाउन के अंदर जो रजिस्ट्रियां हुई उसका हिस्सा, उसका पैसा ऊपर जो जाना था वो ऊपर नहीं पहुंच पाया। असली रोड़ा वहां पड़ा है, जो बंटर बात जो होनी थी, जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए जो रिश्वत के पहुंचने थे वो। बजरंग दास गर्ग जी वही बात तो कह रहे हैं ना कि देखिए वो तो कह रहे हैं ना कि हाँ अनियमितता कुछ जानकारी उनके पास है तभी उन्होंने जांच शुरू की है। वो कहाँ इनकार कर रहे हैं कि वो जांच नहीं करवा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जांच हो रही है। ये जांच क्या हो रही है? जांच तो आपके सामने है, आप सड़क पर जाकर देख लो। आज टाउन प्लानर जेबीसी लगाकर मकान तोड़ रहा है, दुकान तोड़ रहा है, बनने क्यों दी? आप चपरास खेतों के अंदर जो सड़कें बनाकर शिविर डालकर मकान बनने थे, आपने उसकी क्यों इजाजत दी? क्यों बनने दी? अवैध कॉलोनी आपने कटवाई, सड़कें आपने बनवाई, शिविर आपने डलवाया, उसकी प्लाटों की रजिस्ट्री आपने करी। सरकार खूब आसपूर जगह रखती थी गरीबों को लूटने के लिए, गरीबों को उसके अंदर प्लाट बेच दिए। जब गरीब ने एक 2 कमरे का मकान या 5 कमरे का 3 कमरे का मकान बना लिया तो आप उसको डालने के लिए पूछ के उन्होंने पूरा कम से कम अवैध कॉलोनियों के अंदर कितना अवैध कॉलोनियों तोड़ने का काम किया। सरकार को चाहिए था जब अवैध कॉलोनी आपने बनाने आठ बूंद का बना दी, इनसे आप ठीक है। चलिए अब आपकी बात का मैं जवाब लेता हूं। हुकुम सिंह भाटी जी इस बात का जवाब दीजिए और अनियमितता और घोटाले के अंदर क्या अंतर है जरा ये भी समझाते चलिएगा, क्योंकि बड़ी बारीक सी लाइन होती है। ये बड़ा आसान होता है कहना कि देखिए अनियमितता हुई है, जांच हो रही है, हम घोटाला नहीं मानेंगे इसको। तो ये घोटाला और अनियमितता के बीच में जो बारीक लाइन है थोड़ा उसको भी समझाइएगा। चलिए हुकुम सिंह भाटी जी आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ, आप थोड़ा शांत होकर धैर्यपूर्वक सुनिए। आयुष जी मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं उससे पहले जरा बजरंग दास गर्ग जी हमारे व्यापारी नेता हैं, शायद वो भूल गए हैं कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं पिछले 5 साल और अब दूसरी अब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, एक भी किसी भी ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। कोई घोटाले जिसको ये कांग्रेस घोटाले कहती है एक को भी ये प्रूव नहीं कर पाए। बजरंग दास जी भूल चुके हैं, शायद वो कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल और ये भी अलवर का पीरियड अगर आप लगा लीजिए 6000 कॉलोनियों से ज्यादा डेवलप हो जाती, जो कांग्रेस के समय आए दिन नई कॉलोनी फलती फूलती थी। किसी भी शहर में किसी भी नुक्कड़ पर आप कहीं अवैध प्लॉटिंग देख नहीं सकते।
ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले टेन्योर में और भाजपा और जेजेपी की सरकार ने इस टेन्योर में किया है। इसलिए एक भी उदाहरण नहीं बता सकते। आप कहते हैं कोरोना पीरियड में रजिस्ट्री हुई, कोरोना पीरियड में एब्सोल्युटली 100% रजिस्ट्रियां बंद थी, 100%। उसके बाद सरकार ने इस लोगों की डिमांड पर रजिस्ट्रियों को खोला है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बार बार बजरंग दास जी कह रहे हैं कि रिश्वत ऊपर जाती थी। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए। कांग्रेस के जमाने में आए दिन रेड हैंडेड पकड़े जाते थे कि जो रिश्वत का व्यापार होता था। आप पूरे इस 5 साल का पीरियड और इस 1 साल का पीरियड, आप एक भी केस जरा बताइए ना जो रेड हैंडेड हुआ है और रिश्वत देता और लेता पकड़ा गया है। इसलिए ये झूठा केवल इल्जाम लगाने के लिए इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटलाइजेशन का बीड़ा पिछली सरकार में ही उठाया था। आज जेजेपी हमारी सहयोगी पार्टी है, हर रिकॉर्ड आज डिजिटलाइजेशन पर है। जो आईटी आपने एक सीमा रेखा की बात करी थी, ये जमीन और आसमान का फर्क है। घोटाला वो होता है जो जानबूझ करके अनैतिक कार्य करते हुए, गैर कानूनी काम करते हुए और उसको फिर जो है कानूनी अमली जामा पहनाया जाना। जैसे कि कांग्रेस के जमाने में किसान की खेती का बिना CLU लिए और उसकी कॉलोनी की प्लॉटिंग होती थी। और जो ये अभी बजरंग दास जी बार बार कह रहे थे मकान गिरा दिए जाते हैं, मकान, भाई जब आपकी कॉलोनी पास नहीं, आपने CLU कराया नहीं, वो रिहाइश के लिए अप्रूव्ड एरिया नहीं, फिर आप मकान क्यों बना रहे हैं? कभी सेक्टर में किसी का मकान गिरता देखा है क्या? कभी किसी अप्रूव कॉलोनी में किसी का मकान गिरता देखा है क्या? जिसने नक्शा पास करके मकान बनाया है उसका मकान गिरता देखा है क्या? इसलिए ये गलत काम भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार में नहीं चलने वाले। इसलिए कितना भी विपक्ष रोता रहे, कितना भी ये इल्जाम लगाता रहे, ये प्रूव नहीं हो सकते। अनियमितता क्या है? अनियमितता वो होती है जो एक कार्य किसी एक प्रोफाइल पर जा रहा है, एक लाइन पर होना चाहिए था, उसमें उस कार्य। अरे हुकुम सिंह भाटी जी, मुझे पता है अनियमितता और घोटाले के बीच का फर्क। मैं तो बस बजरंग दास गर्ग के लिए मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं आप लोग कहें कि अनियमितता हो रही, वो कहें कि घोटाला हो रहा है। भाई थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। बाकी मुझे जानकारी है हुकुम सिंह भाटी जी की अनियमितता और घोटाले में क्या फर्क होता है और इनका इस्तेमाल कब और कहाँ करना है ये भी मैं जानता हूँ। इसीलिए सवाल मैंने आपसे पूछा। राजेंद्र जादौन जी मानते हैं यह जब तक कोई निष्कर्ष पे ना हो हम नहीं कह सकते कि ये घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि सरकार तो कह रही भाई अनियमितता हुई, हम जांच करवा रहे हैं। विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहा है, वो कह रहा है कि नहीं भाई घोटाला है, मानना पड़ेगा घोटाला है, बड़े नाम शामिल है, ये तक भी कह रहा है राजेंद्र जादौन जी। अगर आप अनियमितता के रास्ते पर चले गए तो घोटाला ही है वो तो। अरे हुकुम सिंह भाटी जी देखिए, आप थोड़ा अनियमितता के जरिए ही घोटाला होता है। अगर आप नियमों पर चलते रहेंगे तो घोटाला कैसे होगा? फिर तो आप घोटाला नहीं कह सकते। घोटाला होता है, घोटाले में। हुकुम सिंह भाटी जी देखिए, मैं समझ गया। हुकुम सिंह भाटी जी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं समझ गया और भाई मुझे पता है घोटाला और अनियमितता क्या होती है, उसके बीच का बेसिक डिफरेंस मुझे पता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कहां पे करना है ये मैं पूछ रहा था आपसे। ठीक है, आपने जो बात कही उससे मैं समझ गया आपका मंतव्य क्या है, लेकिन अब राजेंद्र जादव जी को थोड़ा सुनते हैं। देखिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार की बात को भी सुन लीजिए। अरे हुकुम सिंह भाटी जी, बजरंग दास गर्ग जी को बुलाया मैंने आपके लिए, बजरंग दास गर्ग जी को मैंने बुलाया, उनकी बातों का खूब जवाब दीजिएगा। राजेंद्र जादव जी बताइए जरा, माना जाए घोटाला हुआ है या फिर अभी हम मान के चलते हैं कि अनियमितता हुई? भाई सरकार जांच तो करवा रही है। नहीं देखिए, अभी ऐसा है कि जांच के स्टेज पर है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री की जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसने कई तहसीलों में जाकर रिकॉर्ड हासिल किया है और रिकॉर्ड को देखकर जांच की जाएगी। एक्चुअल में अभी जो है उस जांच के नतीजे आने बाकी हैं कि कितनी अनियमितता हुई है किसी लेवल पर। इनिशियल ये संकेत है कि उसमें तकनीकी खामियां कुछ रखी गई कि जैसे बड़े प्लॉट को 2016 में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि बड़े प्लॉट को छोटा करके और रजिस्ट्री नहीं करवाई जा सकती, लेकिन इसमें यह हुआ है इन रजिस्ट्रियों में कि उन्होंने बड़े प्लॉट को छोटा करके रजिस्ट्री कर दी और जिला योजनाकार की जो एनओसी ली जानी चाहिए थी वो नहीं ली गई।
अब वो एनओसी का जो वायलेशन हुआ है उससे किस हद तक उसमें क्या गड़बड़ हुई है ये सामने आना भी बाकी है अभी। तो अभी जांच के स्टेज पर है, लेकिन हाँ ये है कि संदेहास्पद तो है मामला और सरकार ने भी उस संदेह को नोटिस में लिया है, तभी जांच करवाई जा रही है। बजरंग दास गर्ग जी, जरा बड़े नाम कौन से हैं उसका भी जिक्र करिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं इसमें बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। भाई वो बड़े नाम बता दीजिए कौन है जो शामिल हैं। और आप कह रहे हैं घोटाला है, सरकार कह रही भाई अनियमितता है, वो तो जांच करवा रहे हैं। ये सरकार तो हकीकत में घोटाले की सरकार है। घोटाला कर दिया, माल खाओ और पी जाओ। इन्होंने क्या किया? और वो बजरंग दास गर्ग जी यही तो सवाल पूछ रहे थे हुकुम सिंह भाटी जी, जरा बताइएगा साथ में कौन सा घोटाला जिसको आप लोग घोटाला प्रूव कर पाए। वो यही कह रहे हैं, वो तो हर बात वो तो आपके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप हर चीज को घोटाले से जोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग घोटाला करते रहे इसलिए आप लोग को हर चीज में घोटाला नजर आता है। आयु जी मेरी बात, यह आरोप पक्ष की तरफ से, और उसका जवाब जरूर दीजिएगा। और वो जो बड़े नाम जिसको दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि भाई बड़े नाम भी इसमें शामिल है, जरा वो भी बताते चलिए साथ में। आयु जी मैं सुन रहा हूँ। जहाँ घोटाले की बात है, अरबों रुपए का खनन घोटाला हुआ, आपके सामने है, सारे नाम उजागर हो लिए, आज तो कोई कार्रवाई हुई? ये भी आपके सामने अरबों रुपया शराब घोटाला हुआ, एक पूर्व विधायक उसमें पकड़ा गया इनकी पार्टी का, और कितने सरकार के चेते के नाम आ गए, पुलिस अधिकारी के नाम आए, जो सेल टैक्स विभाग के अधिकारी उनके नाम आ लिए। क्या कार्रवाई है? ऊपर उन्होंने कहा ऊपर तक माल जाता है। जब एक इंस्पेक्टर के साथ कहते हैं ये हम तो एक छोटी सी मछली है, जो शराब हमने बेची है उसका हिस्सा ऊपर तक जा रहा है। ऊपर कौन बैठा है? ऊपर कोई बजरंग दास गर्ग नहीं बैठा, ऊपर कोई दीपेंद्र हुड्डा नहीं बैठा, ऊपर बहन शैलजा नहीं बैठी, ऊपर बैठे हैं सरकार चलाने वाले। इसमें सीधे तौर पे सरकार चलाने वाले दोषी है। इनको अगर सही ढंग से पहले क्या होता था, कोई घोटाला होता था, जिस मंत्री जिसका विभाग होता था वो इस्तीफा देता था। आज रेल को मामला है, कहीं रेल की दुर्घटना होती है, रेल मंत्री फट तू कहता भी मेरी कमी है कि रेल मंत्री कोई रेल चलाता था क्या? दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री इस्तीफा क्यों दे? जब घोटाले हो चुके हैं, शराब घोटाला, खनन घोटाला, सरसों घोटाला, आपके साथ कृषि घोटाला, इतने घोटाले हो लिए, 6 साल हो गया, फिर भी आप नहीं मान रहे, घोटाला हो रहा। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, अब मैं इस बात का जवाब लूंगा, क्योंकि वो शायद मुझे लगता है घोटाले नहीं, वो अनियमितता थी। हुकुम सिंह भाटी जी उसको बेहतर समझाएंगे, लेकिन दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे उनकी। ठीक है बजरंग दास जी, अब जवाब लेते हैं। कौन इनको ध्यान देगा? ये खुद को थानेदार है, खुद ही एसपी है, खुद ही सरकार है। इन्होंने जांच करनी है, इन्होंने फाइल बंद करनी है। अगर सही जांच करनी है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, या हाई कोर्ट से सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से निष्पक्ष जांच हो। और दावे के चाहता हूँ दूध का दूध पानी होगा। अगर ये दोषी नहीं पावे, वो ऊपर तक के आदमी नीचे से, आप किसी से पूछ लो, तहसीलदार से पूछ लो, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूछ लो, जो लिस्टी लिखने वाला है ना, आप तहसील के बाहर बैठे वो बता देंगे। भाई कोई भी लिस्टी। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, अब आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीप कमल जी, बच्चा जानता है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, अब देखिए जवाब भी सुनिए, बहुत लंबा हो जाएगा। बजरंग दास गर्ग जी बहुत लंबा हो रहा है। देखिए मैं आपकी बात का ही जवाब लेता हूँ, आपके आरोपों का जवाब लेते हैं जरा। थोड़ा सा दीप कमल जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी जी दीप कमल जी। बड़ा भाई है कमलदीप जी, कोई बात नहीं। मैं पहले तो बजरंग दास गर्ग जी ने पिछली बार जब इन्होंने ये बोले थे, तो थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले, तब इन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां जगह जगह बस रही हैं, और इस सरकार में ही इनका शायद ये कहना था कि अभी बसी हैं। मैं 2009 के भी आपको आंकड़े दे सकता हूं, और 2014 के भी, जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त ये दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतनी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। 2009 में भी दावा किया और फिर 2014 में भी किया कि हमारे शहरों में इतनी अवैध कॉलोनियां थी जिनको हमने वैध कर दिया है। तो वो अवैध कॉलोनियां कहीं आसमान से आई थी या कोई 100-200 साल पुरानी थी, कब की थी? वो अवैध कॉलोनियां जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिनका जिक्र किया कि अवैध कॉलोनियां थी और हमने उनको वैध किया, ये इन्होंने दावा किया है। तो ये जो चलन चलता आ रहा है ये पुराना है, और पहली बार इसको रोकने के लिए बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, आयुष आपने बार बार बजरंग जी से पूछा कि कोई बड़े नाम बता दीजिए, बड़े नाम बता दीजिए।
बड़े नाम मैं बताता हूं आपको, वो बड़े नाम जिनके खिलाफ 6 तो सीबीआई की जांच चल रही है और 10 से ज्यादा हरियाणा विजिलेंस की जांच चल रही है। उनका नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कमाल की बात यह है आयुष कि जितनी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है सारी की सारी जमीन से संबंधित है। मैं आपको बता देता हूं कि एजेएल जो इनकी एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी थी, कांग्रेस पार्टी की जो कंपनी थी, कांग्रेस पार्टी का अखबार वहां से चलना था, उसको इन्होंने पंचकुला में 25 साल पुराने रेट पर प्लॉट दिया। जमीन का मामला, पंचकुला के इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला, 13 इंडस्ट्रियल प्लॉट बड़े बड़े और 13 के 13 अपने चहेतों को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिए, वो जमीन का मामला। मानेसर का लैंड स्कैम मामला जिसमें हजारों एकड़ जमीन इन्होंने एक्वायर करके और फिर उसको रिलीज किया और अपने लोगों को वहां पे फायदा पहुंचाया, पंचायती जमीन, किसानों की जमीन लुटवाई, वो जमीन का मामला। इसके अलावा राजीव गांधी ट्रस्ट को जो गुड़गांव में जमीन दी जिसकी सीबीआई जांच हो रही है, वो जमीन का मामला इन्होंने अपने नेता को खुश करने के लिए जमीन दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पार्टी के प्रमुख नेता और जो अब अध्यक्ष भी हैं राहुल गांधी के नाम, उन्होंने उनकी कंपनी को, नहीं राहुल गांधी के जो जीजा जी हैं वाड्रा, उनकी कंपनी को डीएलएफ ने 5 करोड़ में एक प्लॉट दिया और रॉबर्ट वाड्रा ने 3 महीने बाद वही प्लॉट 55 करोड़ रुपए का बेच दिया। ये 50 करोड़ रुपए रिश्वत देने का सीधा सीधा तरीका था कि 5 करोड़ में आप हमारी जमीन खरीद लीजिए, आपकी वो 55 करोड़ में बिक जाएगी, यानी कि 50 करोड़ हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ, अशोक खेमका ने इसको उजागर किया, ये भी जमीन का मामला। तो जिस सरकार में, और ये तो वो हैं जो सीबीआई की जांच तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा बड़े नाम 2 और मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा आयुष। एक का नाम गोपाल कांडा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के होम मिनिस्टर, जिन पर इतना सख्त आरोप कि एक युवती ने उनकी वजह से परेशान होकर जान दे दी, उनकी मां ने भी जान दे दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के होम मिनिस्टर, उनको पद छोड़ना पड़ा। दूसरा नाम ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा, एक कैबिनेट मंत्री और एक सीपीएस चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में। दोनों पर आरोप कि कंबोपुरा गांव करनाल के एक सरपंच ने आत्महत्या की, उन दोनों मंत्रियों की वजह से। ये तो हाल है इतने, और उनके 3 महीने बाद दोनों मंत्रियों के और सीपीएस का एफआईआर में उसके 3 महीने बाद। चलिए अब एक कमेंट हुकुम सिंह भाटी जी से भी ले लेते हैं। देखिए मुझे लगता है बजरंग दास गर्जी को उनकी बातों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी अभी आप जो बात कह रहे थे उसका जवाब बजरंग दास गर्ज ने दिया। अब मैं यही आपसे समझना चाह रहा था, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनको भी जवाब दे जरा। ये अनियमितता थी अब वो घोटाले जिसका वो जिक्र कर रहे थे? नहीं, वैसे तो अपना दीप कमल जी ने बड़ा विस्तार से वो, मैं एक सिलसिले वाइज वो कहना चाहता था, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है बजरंग दास गर्ग जी के, लग रहा है कि कांग्रेस का जो जमाना है उसको दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, उसको उसी के एंगल में अभी सब देख रहे हैं। इनको सब घोटाला नजर आता है क्योंकि कांग्रेस का पूरा जो टेन्योर था वो घोटालों से ही भरा रहा। दीप कमल जी ने तो सिलसिले वाइज जमीनों के घोटाले गिनवाए हैं। उसके अलावा अगर सुनिए जरा आयुष जी, अगर मैं और उससे भी आगे जाऊं, वो तो जमीनों के थे कि जो सरेआम, जिसको ये अनियमितता को नहीं मानते, ये घोटाले का सीधा नाम देते हैं, जिसमें कि पूरे के पूरे कानून की धज्जियां उड़ाई गई, एक एक सिलसिले वाइज वो सारी बातें अभी बताई गई हैं। अगर मैं उसके अलावा, जिसे घोटाला कहते हैं, कि सारी की सारी भर्तियां इन्होंने भाई भतीजावाद, इन्होंने क्षेत्रवाद और रिश्वत ले लेकर के अनियमितताएं छोड़ो, वो घोटाला था। और वो सारी की सारी हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। आज वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं केवल और केवल कांग्रेस की करनी की वजह से, कांग्रेस के नेताओं की करनी की वजह से। इसलिए इनको सब कुछ घोटाला नजर आता है। बजरंग दास गर्ग जी पूरी की पूरी भाषा वो बोलना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि जो वाड्रा जिनके पास पैसे नहीं थे, आज वो कितने मल्टी करोड़ के आदमी हो गए, मतलब अरबपति खरबपति की कैटेगरी में आ गए। ये कांग्रेस के दामाद हैं, वो कांग्रेस के दामाद हैं। उन्होंने किस तरह से जनता को लूटा, वो अवैध कॉलोनियां काटना, लोगों के आशियाना, ये जानबूझ करके ये उजाड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार में किसी का आशियाना नहीं उजड़ता। ठीक है, चलिए हुकुम सिंह भाटी जी, अब मुझे समय इजाजत नहीं देता, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, आपकी इसी बात के साथ समाप्त करना होगा। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये जो भी घटनाक्रम सामने आया है उस पर अब सरकार ये कह रही कि वो जांच करवा रही है और देखना यह है कि जांच के बाद निकलकर सामने क्या आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।